चीन के विदेश मंत्री अचानक से पहुंचते हैं भारत, लेकिन भारत आने से पहले पाकिस्तान बुलावे पर जाते हैं, ओआईसी की मीटिंग में बैठक करते हैं, फिर भारत आने के समय अचानक से उतर जाते हैं तालिबान यानी कि अफगानिस्तान में, और फिर वहां से आते हैं भारत इस अघोषित दौरा यानी पहले से कोई घोषणा इसकी नहीं हुई थी। इस दौरे को लेकर क्यों विदेश मंत्री चीन के इतना ज्यादा उत्साहित है? आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि अचानक से आना पड़ा और अजीत डोभाल और भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात करना पड़ा? क्या है 5.5 और क्या है जिससे शी जिनपिंग को बहुत बड़ा धक्का लग सकता है, जिसकी वजह से उसने अपने विदेश मंत्री को भेजा है? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंचते हैं, ओआईसी के साथ सुर में सुर मिलाते हैं, कश्मीर मुद्दे पर बयान दे डालते हैं। हालांकि लगे हाथों भारत चीनी विदेश मंत्री को धो भी देता है, पर उसके बाद ये अफगानिस्तान पहुंचते हैं, वो भी अचानक से। अफगानिस्तान में मुताकी जो कि विदेश मंत्री है तालिबान का, उससे मुलाकात होती है। और मुलाकात में क्या बात होती है? मुलाकात में ये बात होती है कि अफगानिस्तान में जो खनिज पदार्थ हैं उसके उत्खनन को लेकर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आपको बता दें यहाँ पर थोड़ा रूस का भी एंगल नजर आया है। रूस के भी बड़े सैन्य अधिकारी कथित तौर पर तालिबान के साथ एक बैठक कर चुके हैं, और ये सैन्य अधिकारियों ने क्या बैठक की है तालिबान के साथ ये अभी बताया नहीं गया है। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि सेंट्रल एशिया में कुछ बड़ा चल रहा है, कुछ धमाल चल रहा है। इसलिए चीन, रूस और भारत हर देश यहाँ हो गया है एक्टिव। पर गलवान घाटी की घटना के बाद पहली बार है जब चीन के विदेश मंत्री भारत पहुँचे। भारत के साथ किस चीज पर बात करना है? क्या भारत के साथ गलवान पर बात करना है, सीमा पर बात करना है, या क्या कुछ करना है? आपको बता दें सीमा को लेकर भी बहुत पॉजिटिव खबर निकल कर सामने आई है। दरअसल सीमा पे भी चीन ने हॉट स्प्रिंग इलाके से खाली करना शुरू कर दिया है, अपने सैनिकों को बुलाना शुरू कर दिया है। ये एक पॉजिटिव संदेश है, लेकिन अचानक से चीन का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? तो आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, उस आंकड़ों से आपको समझ में आएगा कि दरअसल चीन में क्या चल रहा है। दो चीजें हैं जो चीन को बेहद जरूरी रूप से चाहिए। एक में पीएम मोदी का सीधे सीधे चीन में होना, ये चीन के लिए बेहद जरूरी है। हर हाल में चीनी विदेश मंत्री ये चाहते हैं कि पीएम मोदी चीन जाएं, लेकिन किस चीज के लिए बात करेंगे। अगर पीएम मोदी नहीं जाते हैं तो चीन की छवि पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, और अगर जाते हैं तो भारत की छवि पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। ये जो रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई है ना, शुरुआती दौर में ऐसा लगा था जैसे चीन रूस का साथ देगा। शायद रूस ने भी यही सोच कर बैठा था कि चीन रूस का साथ देगा, लेकिन हुआ क्या? ये लड़ाई 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते से ज्यादा अब 1 महीने को होने लगी है, और इस 1 महीने में बहुत ही अलग अलग तरह की चुनौतियां हर देश के सामने आ रही है जो रूस के समर्थन में किसी भी तरीके से खड़े हैं। जैसे कि जो उठापटक चल रहा है रूस और यूक्रेन में, इसका सीधा असर पड़ रहा है व्यापार पर। वहीं दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि चीन अगर किसी तरह की सैन्य मदद रूस को देता है तो उसे चीन को समझ में आ गया है कि उसके ऊपर लगने लगेंगे प्रतिबंध, और ये प्रतिबंध बहुत ही मुश्किल वाले हालात खड़ा कर देंगे। अब ऐसे में चीन ने धीरे धीरे रूस के साथ दूरियां बनानी शुरू कर दी है। भले किसी मामले में साथ दे दे, लेकिन ज्यादातर मामले में वो भारत को कॉपी कर रहा है और इस मामले से दूर रह रहा है। जैसे ही ये खबर मार्केट में आई थी कि चीन रूस की मदद करेगा, और ये खबर अमेरिका द्वारा ही फैलाई गई थी, धड़ाम से गिरे थे चीनी शेयर। और उसके ऊपर से चीन के सामने समस्या ये है कि चीन अगर रूस का साथ देता है तो उसके सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर जो कि यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये सब कुछ तबाह कर देंगे। मतलब व्यापार के क्षेत्र में, ये व्यापार के क्षेत्र में धड़ाधड़ कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाना शुरू करेंगे जिसको रोक पाना फिर चीन के बस की बात नहीं होगी। चीनी
चीन इस चीज को बहुत अच्छे से समझता भी है। ऐसे में चीन ने दूरी तो बना ली, पर अब चीन के सामने कई समस्याएं निकल कर सामने आ गई हैं। जैसे चीन की सबसे बड़ी समस्या ये निकल कर सामने आई है कि एक तो महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा रखा है चीन ने अपने अधिकांश जगहों पर, जो भी जरूरी जगह है वहाँ पर ही लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन का सीधा असर आर्थिक तौर पर पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ गेहूं के लिए अब चीन किस पर निर्भर हो। ऑस्ट्रेलिया भी गेहूं का उत्पादन करता है, पर ऑस्ट्रेलिया के साथ तो अनबन करके बैठा हुआ है चीन, और पहले से ही बहुत ज्यादा हेकड़ी में ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार बंद कर रखा है। अब रह गया बात कि भारत है सामने, जो इस वक्त दुनिया भर से ऑर्डर पे ऑर्डर ले रहा है और दुनिया भर को सप्लाई कर रहा है गेहूं, यानी एकमात्र उम्मीद अब बच गया है भारत। एक मुद्दा तो ये है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि चीन ने अपने देश के लिए एक गोल सेट किया था, और ये गोल था कि वो 5.5% इकोनॉमिक ग्रोथ रखेंगे 2022 के लिए। पर अभी हालात ये हो गए हैं कि एक तो खुद के कारखाने बंद पड़े हैं, शेयर बाजार लुढ़क रहे हैं। वहीं दूसरा सबसे बड़ा समस्या ये आ गया है कि भारत ने जो लगातार चीनी एप्लीकेशन को बंद करने का प्रोग्राम शुरू किया, वो लगातार चल ही रहा है। इससे बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है चीन को। अब ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ऐसे में अपनी ग्रोथ रेट को बरकरार रखना है चीन को, तो उसे चाहिए आर्थिक रूप से मजबूत होना, और इसके लिए वो जहां अफगानिस्तान में माइनिंग करना चाहता है, खनिज पदार्थों को निकालना चाहता है, तो वहीं भारत में दो प्रेशर बनाना चाहता है। एक तो सीमा पर से विवाद खत्म हो और एप्लीकेशन के ऊपर बैन खत्म हो। वहीं दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि पीएम मोदी को हर हाल में चीन चाहता है कि वो चीन आए। अब क्यों चाहता है? क्योंकि चीन में होने वाला है ब्रिक्स सम्मेलन। अब ब्रिक्स सम्मेलन के लिए न्योता देने के लिए खुद विदेश मंत्री यहाँ पहुँचा हुआ है। अन्य कारणों के साथ साथ अगर भारतीय पीएम नहीं पहुँचते हैं इस मीटिंग में तो क्या हाल होगा वो सभी जानते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान में एससीओ मीटिंग में शामिल होने से भारत ने इनकार कर दिया था, उसका असर अब तक देखने को मिलता है, वैसा ही ब्रिक्स सम्मेलन में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में चीन नहीं चाहता है कि किसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बेइज्जती हो, और हर हाल में वो चाहता है कि पीएम मोदी इस ब्रिक्स सम्मेलन में आए। यही वजह है कि वो इस वक्त नॉर्मल करने की भी कोशिश कर रहा है भारत के साथ रिश्तों को, और दोनों के बीच आप देखेंगे हाल के कुछ समय में बयान भी बड़े नॉर्मल वाले आ रहे हैं। हमारी दोस्ती को हिमालय भी नहीं रोक सकता है, वगैरह वगैरह। ऐसे में भारत के पीएम क्या वहां जाएंगे? वैसे आपको बता दें, विंटर ओलंपिक में भी चीन ने ऐसी ही कोशिश की थी, पर उस वक्त कोई जरूरी नहीं था, पर ब्रिक्स का तो भारत सदस्य है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत को जाना चाहिए इस सम्मेलन में या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।